Hello guys, how are you? I hope you will be fine at home following the norms of COVID-19 set by the government. I am much obliged to you for watching and supporting my YouTube channel English with Gyanchan Sharma. I fully assure you that you will get benefited if you watch my videos on my YouTube channel incessantly. ठीक है, इस सेशन में हम फिर से कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स रह गए थे तो आप हेडिंग में लिख लेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि किस पर बेस्ड ऑन है, कंडीशनल सेंटेंस पर। तो ए नंबर पे लिख ले आप, लिखिए वर हैड तथा शुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत फुल इन्वर्सन के रूप में करते हैं। फुल इन्वर्सन के रूप में करते हैं। देखो मैंने लिखवाया कि आप वर हैड तथा शुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत फुल इन्वर्सन के रूप में कर सकते हैं। किस किस का यूज, वर का, हैड का और शुड का। कैसे? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं ये इन्वर्सन होता क्या है। इन्वर्सन क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। तो इन्वर्सन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करना ही, शुरू में करना ही इन्वर्सन कहलाता है। इन्वर्सन कहलाता है। ठीक है, इन्वर्सन दो प्रकार के होते हैं। इन्वर्सन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इन्वर्सन? दो प्रकार के। कौन कौन से देख लीजिए। एक तो हाफ इन्वर्सन, और एक होता है फुल इन्वर्सन। मैं यह नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं जिससे आप समझ जाएं कंडीशनल सेंटेंस को। एक तो होता है हाफ इन्वर्सन और एक होता है फुल इन्वर्सन। अभी हाफ इन्वर्सन क्या होता है तो ये भी समझा देता हूं मैं आपको। हेडिंग में हमने लिख लिया हाफ इन्वर्सन। तो हाफ इन्वर्सन का मतलब है यदि विशेष रूप से तो एडवर्ब होते हैं, यदि किसी वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए तो यह हाफ इन्वर्सन कहलाता है।
कहलाता है। कौन सा इन्वर्सन कहलाता है? हाफ इन्वर्सन। यदि किसी वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो हाफ इन्वर्सन कहलाता है। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास वर्ड आ गए हार्डली, रेयरली, ठीक है, बेयरली, मुश्किल से, स्केर्सली, ठीक है। ये क्या है? अपने एडवर्ब से। हार्डली, रेयरली एडवर्ब में आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के। अब मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि वह मुश्किल से अपने मित्र एवं रिश्तेदारों पर भरोसा करता है। दारों पर भरोसा करता है। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं और हम इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? मेन वर्ब से पहले। तो मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा ही, वह, हार्डली मुश्किल से, रिलाइज भरोसा करता है, ऑन हिज किथ्स एंड किन्स वह मुश्किल से अपने मित्र एवं रिश्तेदारों पर क्या करता है? भरोसा करता है। तो देख लो ये हार्डली का प्रयोग मैंने किससे पहले किया है? मेन वर्ब से पहले, ठीक है। अब मैं इसका दूसरे तरह से भी यूज कर सकता हूं। किस तरह से? मैंने हार्डली को शुरू में लिख दिया। अब यदि मैं हार्डली का यूज शुरू में करता हूं, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, तो मुझे इसका यूज इन्वर्सन के रूप में करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मुझे हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब अंग्रेजी में, इंग्लिश में 44 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स 11 होती हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स 13 होती है। और जब किसी वाक्य में एक्जुलरी वर्ब नहीं दी हुई हो और हमें एक्जुलरी वर्ब की जरूरत पड़े तो हम एक डमी वर्ब के रूप में डू ले सकते हैं। डू से डज बनता है और डू से ही डिड बनता है। फर्स्ट फॉर्म में तो डू लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे तो डज लिख देंगे, और सेकंड फॉर्म में तो हम डिड का यूज कर लेंगे। अब अगर मैं हार्डली शुरू में लिखूंगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा? हार्डली डज ही। अब डू डज हो, डू डज और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस या का यूज नहीं होता है। तो हार्डली डज ही रिलाई ऑन हिज किथ्स एंड किन्स। तो ये क्या हो गया? हार्डली का यूज हाफ इन्वर्सन, क्योंकि इस एडवर्ब के बाद मैं किसका यूज कर रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये कौन सा यूज कहलाएगा? हाफ इन्वर्सन। किसी वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही हाफ इन्वर्सन कहलाता है। और समझा देता हूं मैं आगे। आगे चल के यही प्रयोग हम कनेक्टिव में पढ़ने लग जाएंगे। हार्डली, व्हेन, स्केर्सली, व्हेन। अब मैंने कहा मुश्किल से की, नियम वही रहेगा, मुश्किल से की, ठीक है। अब यहां पर जो वैन है हार्डली स्केर्सली के बाद, यहां वैन किसका काम करेगा? दैट का। और यहां पर हम हार्डली स्केर्सली के द्वारा एक सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस को हम वैन के का प्रयोग करते हुए कंबाइन करेंगे। अब मैंने दो सेंटेंसेस लिख दिए। पहला सेंटेंस, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। दूसरा वाक्य, I got much scared, मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, ठीक है। मैं इस वाक्य को दो तरह से यूज कर सकता हूं। हार्डली मतलब स्केर्सली बहन का यूज करते हुए, हार्डली बहन का यूज करते हुए, कि मुश्किल से मैंने एक सांप देखा,
कि मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। तो या तो मैं कहूंगा आई हार्डली सॉ अ स्नेक, मैंने मुश्किल से एक सांप देखा। वैन की आई गॉट, मैं हो गया। मच स्केयर्ड, कि मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हार्डली का प्रयोग वाक्य के शुरू में लिख देता हूं तो मुझे इसका प्रयोग इनवर्सन में करना पड़ेगा। मेरी इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, अगर हार्डली शुरू में आ रहा है तो मुझे इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा। अब मैंने यहां हार्डली के बाद क्या लिख दिया, डिड। डिड क्यों लिखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हम किसका यूज कर देंगे, डिड का। डिड आई और डू डज या डिड सबके साथ क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई सी अ स्नेक व्हेन आई गॉट मच स्केयर्ड, कि मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। तो देखो ये तो हाफ इनवर्सन कहलाता है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयर्सली, सेल्डम, नेवर, मतलब बता दूंगा मैं किन किन वर्ड्स का, नो सूनर देन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। इनवर्सन आपके अलग से टॉपिक है, ठीक है, मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू सेपरेटली। अब होता है फुल इनवर्सन। अब फुल इनवर्सन की जरूरत हमें पड़ती है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। कौन सा सेंटेंस के अंदर जरूरत पड़ती है फुल इनवर्सन की, कंडीशनल सेंटेंस। अब ये फुल इनवर्सन क्या होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी वाक्य के शुरू में किया जाए, किसी वाक्य यानी सेंटेंस के शुरू में किया जाए, के शुरू में किया जाए, तो यह फुल इनवर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, फुल इनवर्सन कहलाता है। समझिए, जैसे मैंने कहा इफ सी वर द फाइनेंस मिनिस्टर, यदि वह वित्त मंत्री होती, शी वुड अबोलिश द इनकम टैक्स, तो वह आयकर समाप्त कर देती। यदि वह वित्त मंत्री होती तो वह आयकर समाप्त कर देती। इसका मैं फुल इनवर्सन में यूज कर सकता हूं। फुल इनवर्सन का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वर सी द फाइनेंस मिनिस्टर, यदि वह वित्त मंत्री होती, शी वुड अबोलिश द इनकम टैक्स, तो वह आयकर समाप्त कर देती। इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं या इस तरह से भी। अब इधर को अगर वुड आएगा तो हमको इधर किसका यूज करना है, सेकंड फॉर्म का। तो यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म है। और मैंने कहा कि जब हम इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं तो इमेजिनरी, अनरियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाता है। और हमें बी की सेकंड फॉर्म के रूप में यहां पर कभी भी वॉज का यूज नहीं करना है, वर का यूज करना है। अब यहां पर ये वर का जो मैंने यूज किया है ये इनवर्सन है, फुल इनवर्सन। यहां वर इफ का भी काम कर रहा है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी। अब इस पर बेस्ड ऑन इनवर्सन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। मैंने कहा कि आई अ क्लाउड, I would roam
इन द स्काई। रोम का मतलब होता है घूमता टहलता। यदि, अब यहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आई अ क्लाउड। अब यदि आप यहां पर इफ आंसर देते हैं तो भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि इधर को वुड दे रखा है, और वुड दे रखा है तो इधर को हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इफ लिख भी देते हैं तो हेयर वी हैव नो सॉल्यूशन टू दिस गिवन प्रॉब्लम, क्योंकि हमें एट एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पर यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है। अनलेस लिखते हैं तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और वाज कंडीशनल में आता नहीं है। अब यहां पर मैं वर का क्या कर दूंगा, इन्वर्सन। इन्वर्सन करने का मुझे फ्रायदा मिला कि वर आई अ क्लाउड यदि मैं एक बादल होता। अब यहां पर वर इफ का भी काम कर रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी, दूसरी तरफ वुड रोम दे ही रखा है, तो मैं आकाश में इधर उधर टहलता, रोम करता। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन हो गया, इन्वर्सन। और देखिए, ही वर्क हार्ड, ही विल पास। अब यहां पर इफ दे दिया। अब आपको पता है कि अच्छे से जानते हैं कि ही सीट के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या एस। अगर मैं यहां इफ लिख भी देता हूं तो यहां एस आना चाहिए था, तो इससे हमारा आंसर सही नहीं आ पा रहा। यहां पर मैंने अनलेस लिख दिया, तब भी कोई आंसर नहीं आ पाएगा। इन केस लिख दिया, तब भी कोई आंसर नहीं आ पाएगा। अब ऐसी स्थिति में इन्वर्सन के रूप में हम यहां किसका यूज कर लेंगे, शुड का। किसका, शुड का। तो मैंने कहा कि शुड ही वर्क हार्ड। अब हमको पता है कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर जो शुड है इसका यूज इन्वर्सन के रूप में हुआ है, कंडीशनल वर्ड के रूप में भी काम कर रहा है यहां पर, कि शुड ही वर्क हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है, ही विल पास, तो वह पास हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि इफ लिखता हूं तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए था, एस। अनलेस लिखता हूं तो भी क्या होना चाहिए था, एस। और इनकेस लिखता हूं तब भी फर्स्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए था, एस। अब शुड लिखने से एक मामला सही इसलिए हो गया कि यहां शुड है, मॉडल है। मॉडल कोई सा भी हो, सभी के बाद मेन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम शुड का यूज किसके रूप में कर सकते हैं, इन्वर्सन के रूप में। हमें कैसे पता लगा कि शुड का प्रयोग यहाँ कंडीशनल के रूप में हुआ है, क्योंकि यहाँ दूसरा मेन क्लॉज दे रखा है, विल पास वाला, कि शुड ही वर्क हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। तो किसका यूज करना है आपको यहाँ पे, शुड का। और देख लें आप, वर्कड हार्ड, he would pass। would have passed। अब देखो यहां पर अगर मैं इफ लिख देता हूं, क्या लिख दिया हमने, इफ, तो यहां पर वर्ब क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यदि हम इफ के साथ सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए था, वुड। लेकिन यहां तो वुड है प्लस क्या दे रखा है, थर्ड फॉर्म। तो ऐसी स्थिति में आपको हेड का प्रयोग इन्वर्सन के रूप में करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ हेड लिख देता हूं तो हेड यहाँ कंडीशनल का भी काम कर रहा है, और यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का भी काम कर रहा है। अब जब हेड के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर तीन वर्ड हैं जो इन्वर्सन का काम करते हैं। अभी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, एक तो वर है, एक हेड है, और एक मॉडल जो कि आपके शुड है, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बी नंबर पे लिखेंगे, इफ तथा अनलेस के प्रयोग के बीच अंतर।
बीच अंतर। अब हम ये जानेंगे कि इफ तथा अनलेस के प्रयोग के बीच क्या अंतर है। तो आप लिखेंगे डिटेल में, इफ तथा अनलेस दोनों ही एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, कंडीशन है, और हम दोनों के साथ ही मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स का प्रयोग वर्ब्स का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि दोनों के बीच अंतर है तो ठीक है। इफ एनी डिफरेंस लाइज बिटवीन दीज टू देन इट इज ड्यू टू द गिवन रीजन्स। यदि दोनों के बीच अंतर है तो देख लीजिए आप क्यों अंतर है। तो आप लिखेंगे इफ का प्रयोग हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों सेंटेंसेज के साथ कर सकते हैं। दोनों सेंटेंसेज के साथ कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। मैंने कहा यदि वह मुझसे क्षमा याचना करता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश बना लेते हैं हम इसकी। यदि वह मुझसे क्षमा याचना करता है तो मैंने कहा इफ ही अपोलोजाइज, आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। अपोलोजाइज के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, व्यक्ति से क्षमा याचना करते हैं तो टू, और यदि अन्य कोई गलती वगैरह और भी कोई भी रीजन हो उसके बाद फॉर आता है। अपोलोजाइज के बाद फॉर यूज करना। इफ ही अपोलोजाइज टू मी, यदि वह मुझसे क्षमा याचना करता है, यानी अपोलोजाइज के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं। व्यक्ति से क्षमा याचना करेंगे पर्सन से तो टू आएगा, और व्यक्ति नहीं है तो आपको किसका यूज करना है, फॉर का। तो इफ ही अपोलोजाइज टू मी, यदि वह मुझसे क्षमा याचना करता है तो आई शैल फॉरगिव हिम, तो मैं उसे क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। सारा नियम फॉलो हो ही रहा है। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस सिंपल दिया हुआ है तो हम दूसरे क्लॉज में किसका यूज करेंगे, शैल विल का। ठीक है, तो मैंने इफ का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर दिया। अब मैं नेगेटिव में भी यूज कर सकता हूं। देखिए दूसरा सेंटेंस, यदि वह मुझसे क्षमा याचना नहीं करता है, मुझसे इस गलती के लिए क्षमा याचना नहीं करता है, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा इफ ही डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट अपोलोजाइज। अब एस या एस नहीं लगेगा,
इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी, यदि वह मुझसे क्षमा याचना नहीं करता है, किसके लिए? फॉर दिस मिस्टेक आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हमने देखा इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी फॉर दिस मिस्टेक आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो हमने देखा इफ का प्रयोग हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों सेंस में कर सकते हैं, जबकि अनलेस का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। भाई इफ का प्रयोग तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर लेंगे, जबकि अनलेस का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, क्योंकि अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, यदि नहीं। तो अनलेस का प्रयोग हम केवल नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही करेंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अतः जिस क्लॉज के साथ हम अनलेस का प्रयोग करते हैं उसमें अन्य किसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अन्य किसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक ही क्लॉज में, मतलब वाक्य में एक ही क्लॉज में एक साथ डबल नेगेटिव्स का प्रयोग नहीं होता है, डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है, मतलब अनलेस का यूज हम करेंगे तो वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन अगर हम अनलेस का यूज करेंगे तो हमें दो नेगेटिव्स का यूज कभी भी नहीं करना है। अब कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप एक नंबर पे लिख लेंगे, यदि डज नॉट दिया हुआ है तो हमें अनलेस का प्रयोग करते समय डज नॉट को हटा देना चाहिए तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग कर देना चाहिए। यदि डज नॉट दिया हुआ है
और हमें अनलेस का प्रयोग करते समय डज नॉट को हटा देना चाहिए तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लिखिए आप, इफ ही डज नॉट हरी अप, यदि वह जल्दी नहीं करता है। इफ ही डज नॉट हरी अप, ही विल मिस, तो वह मिस कर देगा, द बस फॉर दिल्ली, तो वह दिल्ली के लिए जो बस है उसको मिस कर देगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके काम आएगा। मैं उसी सेंटेंस में अनलेस का यूज कर सकता हूं जिसमें नॉट दिया हुआ हो, नेगेटिव हो, जो नेगेटिव मीनिंग रखता हो, तो यहां डज नॉट आ रहा है। देखो इफ का प्रयोग तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में कर देंगे, लेकिन अनलेस का यूज केवल और केवल किस में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो अब मैं इफ की जगह क्या लिख दिया मैंने, अनलेस। अनलेस भी क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। जितने नियम आपने इफ के साथ पढ़े हैं उतने ही नियम आप अनलेस के साथ पढ़ेंगे, बस एक स्लाइट डिफरेंस है। A slight difference lies between these two. However, both are adverb of condition. दोनों ही adverb of condition है। तो मैंने कहा unless ही, अब not हटेगा तो does भी हटेगा, does not हटेगा तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ऐसे। unless ही hurries up, इसका अर्थ भी वही है जो इसका अर्थ है यदि वह जल्दी नहीं करता है, इसका अर्थ भी है यदि वह जल्दी नहीं करता है। अब यहाँ मैंने unless की वजह से not does not को हटाया, does not हटेगा तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस या एस। तो अनलेस ही हरीज अप, ही विल मिस द बस फॉर दिल्ली, तो वह दिल्ली के लिए बस को मिस कर देगा। ठीक है, ये सेंटेंस कहिए चाहे ये कहिए, एक ही बात है। अब मैंने कहा कि unless he does not invite me, I shall not attend the party. Unless he does not invite me, A part, I shall not B part, attend the party, C part। नो एरर है तो आंसर डी देना है। तो आपको पता है कि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, और जिस क्लॉज के साथ, देखो इस क्लॉज से हमें मतलब नहीं है, तो दूसरा क्लॉज है, जिस क्लॉज में हम अनलेस का प्रयोग करेंगे उसमें कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ एरर किस में हो गई, ए पार्ट में। ठीक है, अभी कंडीशनल के बारे में कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, और कंडीशनल सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक्स अगेन all of you for watching and supporting my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. And if you like my videos, then don't forget to comment, because your positive comments encourage me for the best teaching. ठीक है, और if you are interested in watching my videos, then don't forget to subscribe my YouTube channel.